बच्चों 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमें। इससे पहले 20 सवाल हम लोग कर चुके हैं जो आपको एक अलग वीडियो में मिल गए होंगे और ये उसका पार्ट 2 है बच्चों वीडियो का। वेव ऑप्टिक्स प्रीवियस ईयर जेईई मेन प्रॉब्लम्स। सवाल नंबर 21, कंसीडर अ Young's double slit experiment as shown in figure. What should be the slit separation D in terms of wavelength lambda such that the first minima occurs directly in front of the slit? तो बच्चों डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट मतलब ये पॉइंट इस तरह से देखिए, ये आपका बाईडीएससी अरेंजमेंट होता है, यंग डबल स्लिट अरेंजमेंट होता है। तो जस्ट एक स्लिट के सामने आप लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस d/2 होगी, क्योंकि ये भी d/2 होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस स्मॉल d होती है और ये कैपिटल D। देखिए आप कैपिटल D की वैल्यू उन्होंने 2D यहाँ पर दी है आपको। तो इस पॉइंट पर उसको फर्स्ट डार्क चाहिए प्यारे बच्चों। जो लाइट इस स्लिट से सीधा यहाँ पर पहुँचेगी वो कितना पाथ चलेगी, तो ये चलेगी अ डिस्टेंस 2D। और जो वेव यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँचेगी वो कितना चलेगी, तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D और ये डिस्टेंस है 2D। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनियस बनेगा D और 2D का, तो पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी √5D। सही कह रहा हूँ ना मैं? ये वैल्यू आ जाएगी √5D, क्योंकि √d² प्लस 4d², तो √5d², तो ये आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा √5D। तो कितना हुआ पाथ डिफरेंस, तो एक वेव चली है √5D, दूसरी वेव चली है 2D। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको डार्क मिल जाए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2n+1 λ/2, दैट इज इक्वल टू D कॉमन √5 - 2। और बच्चों आपको डार्क चाहिए फर्स्ट डार्क, आपको चाहिए फर्स्ट डार्क, तो आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि जो बच्चे 2n+1 से सॉल्व कर रहे होते हैं बाईडीएससी में डार्क को, वो n की वैल्यू एक कम रखते हैं। तो फर्स्ट डार्क तो n को 0 रखेंगे, 2 × 0 is 0, 0 + 1 is 1। सो व्हाट यू हैव इज λ/2 इज इक्वल टू D √5 - 2। अब जरा ये भी दिखाते हैं कि बताना क्या है। व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन D, तो स्मॉल d की वैल्यू उसको चाहिए और ये लीजिए हाजिर है। बहुत ही आसान सा सवाल, λ/2। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस है तो मुश्किल ही होगा। आप देखिए कई बार मेहरबान हो जाता है एग्जामिनर। ये है आपका डी है ना? नो 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 सॉरी, इट्स नॉट डी। देखो ऐसे केयरलेस नहीं होते, तुमसे बात करते करते मैं केयरलेस हो गया, मैंने आंसर सही निकाला पर टिक गलत कर दिया। इसका सही आंसर है ए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन between two interfering waves is 1/8 of the wavelength. The ratio of the intensity at this point to that at the center of a bright fringe is close to। तो बेटा ये जो सवाल है ना, ये तो हम पहले कर चुके हैं ना, ये हम कर चुके हैं। इसका जो आंसर आया था वो 0.85 I0 आया था, अभी पीछे ही किया था बेटा ये सवाल ना, ये रिपीट हो गया, दोबारा टाइप हो गया। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, हो चुका है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट, तो वेवलेंथ दी है ग्रीन लाइट 5303 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ऑल्सो ना डबल स्लिट हैविंग अ सेपरेशन, तो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 19.44 माइक्रोमीटर एंड अ विड्थ ऑफ, डबल स्लिट हैविंग अ सेपरेशन ऑफ दिस एंड अ विड्थ ऑफ, तो ये एक विड्थ दी है और किसकी विड्थ है भी पता करते हैं, 4.05 ये दीजिए म्यू। The number of bright fringes between the first and the second diffraction minima।
जैसा कि इस सवाल को पढ़ के बच्चों आपने देखा कि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है विड्थ, तो ये कौन सी विड्थ है? ऑब्वियसली तो ये स्लिट विड्थ है बेटा, स्लिट विड्थ। 4.0 विड्थ मतलब डिस्टेंस वाली यूनिट होनी चाहिए, तो ये माइक्रोमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल का एक आसान भाषा में ये मतलब है कि बच्चों, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा, मतलब पहला जो सेकेंडरी सॉरी पहला जो मिनिमा और सेकंड जो मिनिमा डिफ्रैक्शन का बना, पहला मिनिमा बना और सेकंड मिनिमा बना डिफ्रैक्शन का, तो उसके बीच में जो एंगल है उतने एंगल में कितनी YDSC की ब्राइट फ्रिंज बन सकती हैं, ये इसका मतलब हुआ। तो देखो बच्चों, एंगुलर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसकी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसकी? YDSC की। वो कितनी होती है? वो होती है बीटा अपॉन कैपिटल डी या लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। लेट्स से मैं इसको θ1 कह देता हूं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ YDSC, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। तो दूसरा डार्क कहाँ बनेगा? 2 लैम्डा अपॉन ए पे, और पहला डार्क कहाँ बनेगा? लैम्डा अपॉन ए पे। एन की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दी। 2 लैम्डा अपॉन ए और लैम्डा अपॉन ए, इसके बीच में जो एंगल बना वो लैम्डा अपॉन ए बना। मतलब एंगुलर विड्थ उस रीजन की जिसमें हमें नंबर ऑफ फ्रिंज बतानी है, एंगुलर विड्थ ऑफ रीजन, कौन सा रीजन? वो रीजन जिसके एक किनारे पे फर्स्ट मिनिमा है और दूसरे किनारे पे सेकंड मिनिमा है डिफ्रैक्शन का, उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी? लैम्डा अपॉन ए। लेट्स से ये θ2 है। तो इस रीजन में ये वाली कितनी फ्रिंज बन जाएंगी? तो ये वाली एक फ्रिंज की जो एंगुलर विड्थ है वो लैम्डा बाई डी है, और मान लो ऐसी n बन जाएंगी, तो ये θ2 के बराबर होना चाहिए। मतलब एक फ्रिंज की एंगुलर विड्थ लैम्डा बाई डी है, तो n की कितनी होगी? n लैम्डा बाई डी, और ये इस रीजन में आ जाना चाहिए, मतलब θ2 के मतलब लैम्डा बाई ए के बराबर हो जाना चाहिए। तो लैम्डा को लैम्डा से कर दिया कैंसिल, लैम्डा को लैम्डा से कर दिया कैंसिल। कलर चेंज करके यहाँ लिख रहा हूँ, n की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप देख सकते हैं n अपॉन डी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 1 अपॉन ए, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई d अपॉन ए। n की वैल्यू हो गई d अपॉन ए, जहां d है 19.44 माइक्रोमीटर और a है 4.05 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कैंसिल हुआ, 4.05 19.44। दिस इज ये 4.5 से बड़ा पर 5 से छोटा आएगा, तो नियरली इसको 5 कहा जा सकता है। तो ये जी हाँ 4 नहीं कह सकते, जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये 5 के क्लोज है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अच्छा, इस पर्टिकुलर सवाल की बात अगर मैं करूं जो मैंने अभी 23 सॉल्व किया है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी किताबों ने ये सवाल या तो गलत दे रखा है ना, या इसका कुछ भी उन्होंने आंसर दे रखा है। तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन इसका ये है जो मैंने आपको अभी बताया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24। In young double slit experiment, slits are separated by 0.5 millimeter and the screen is placed 150 centimeter away. A beam of light consisting of two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometer, used to obtain interference fringes on the screen, the least distance from the common central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide. Basically ये wavelength अपना पैटर्न बनाएगी, ये wavelength अपना पैटर्न बनाएगी एक ही स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर कई ऐसी जगह होंगी जहां पहली वेवलेंथ की ब्राइट दूसरी वेवलेंथ की ब्राइट से कोइंसाइड कर जाएंगी,
कई जगह डार्क भी कोइंसाइड करेंगे, कई जगह ऐसा भी होगा कि एक का ब्राइट दूसरे के डार्क से कोइंसाइड करे। तो उसने कहा ब्राइट ब्राइट से कोइंसाइड करे, हमें तो वो जगह बता दो। तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी पहली ब्राइट इसकी पहली ब्राइट से कोइंसाइड करे, क्या पता इसकी पहली हो तो इसकी तीसरी ब्राइट कोइंसाइड कर रही हो उससे, या हो सकता है इसकी फोर्थ हो उसकी सेवंथ हो। इसलिए मैं कहूंगा कि मान लेते हैं कि जो 650 नैनोमीटर है उसकी n1th ब्राइट और जो 520 नैनोमीटर है उसकी n2th ब्राइट एक ही जगह पर बनी। तो ठीक है जी, तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है? एन डी लैम्डा अपॉन डी पर। तो n1th ब्राइट कहाँ बनेगी? एन डी लैम्डा अपॉन डी पे। और n2th कहाँ बनेगी? एन डी लैम्डा अपॉन डी पर, जहां डी अपॉन डी को आप कैंसिल कर देंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि n1 अपॉन n2 जो है वो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आ गया। लैम्डा 2 है 520, लैम्डा 2 है 520 और लैम्डा 1 है 650। तो 4/5 ही आ जाता है। n1 अपॉन n2 की वैल्यू जो है वो आ जाती है 4/5। इसका मतलब 650 नैनोमीटर की फोर्थ ब्राइट और 520 नैनोमीटर की फिफ्थ ब्राइट आपस में कोइंसाइड करने वाली हैं। राइट बच्चों, ये कोइंसाइड ऐसे ही 8th 10th से करेगी और ऐसे ही 12th 15th से करेगी। लेकिन उसने तो कहा कि उसको लीस्ट डिस्टेंस चाहिए, कि सबसे पहली बार जब हुआ तो सबसे पहले तो कॉमन रेशियो अगर 1 ले लिया जाए तो फोर्थ फिफ्थ से करेगी। ठीक है जी, तो किस जगह करेगी? तो अब आप इस जगह को लोकेट कर दीजिए। तो ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां 650 की फोर्थ ब्राइट बन रही है, या ये वो जगह है जहां 520 की फिफ्थ ब्राइट बन रही है? तो आप इसमें से किसी को भी कर दीजिए। लेट y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी जैसे फॉर्मूला होता है, तो किसी से भी कर दीजिए, एक ही जगह बन रही है। तो अगर आप फोर्थ एन की जगह 4 ले लेंगे तो किसकी फोर्थ ब्राइट है? 650 की। तो अब लैम्डा की जगह 650 लीजिएगा, 650 नैनोमीटर 10⁻⁹। और डी की जगह क्या लेंगे? तो डी उसने दे रखा था 150 सेंटीमीटर, तो 150 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 7.8 मिलीमीटर आएगा। 7.8 मिलीमीटर। ठीक है जी, बहुत ही फेमस वैरायटी है ये वाली। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25। In a Young's double slit experiment, the distance between slits and the screen is 1 meter. तो कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर दी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 nanometer. A person standing near the slits is looking at the fringe pattern. When the separation between the slits is varied, the interference pattern disappear for a particular distance d naught between the slits. दो slits के बीच के separation को d naught से represent किया। If the angular resolution of I is this one, then value of d naught is, तो थीटा की वैल्यू दी है 1/60 डिग्री। तो उसने कहा कि जरा एक बार देखिएगा कि दोनों स्लिट के बीच के सेपरेशन को जब हम चेंज कर रहे हैं तो व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज वेरीड द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो गया मतलब वो अलग अलग देखना उसने बंद कर दिया, दो चीज़ों को अलग अलग देखना। तो इसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। और दो चीज़ों को कितना क्लोज आप रख सकते हो कि वो अलग अलग दिखाई दें, इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली ये वो थीटा वही दे रखा है 1/60 डिग्री। मतलब जो स्लिट की एंगुलर विड्थ होनी चाहिए, जो स्लिट की एंगुलर विड्थ होनी चाहिए वो इससे कम नहीं होनी चाहिए 1/60 डिग्री से, ये इसका मतलब हुआ। और आप तो जानते ही हैं कि YDSC में इस थीटा का मतलब होता है लैम्डा अपॉन डी नॉट। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/60 डिग्री। और आप जानते हैं कि एंगल कभी भी रेडियन में ही रखना होता है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इज इक्वल टू लैम्डा आपको दे रखा है 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय डी नॉट। तो ये देखिए आपका डी नॉट हाजिर है। बच्चों ये डी नॉट यहाँ से जो आएगा वो एक्चुअली मीटर में आपका आने वाला है, ये मीटर में आपका आएगा। तो आप इसको कह देंगे 2 मिलीमीटर नियरली, 0.06 को नेग्लेक्ट करके, इसलिए इसका सही आंसर 2 मिलीमीटर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। In a Young's double slit experiment with the light of wavelength lambda, the separation of slits is d and the distance of screen is capital D, such that
D is quite greater than D and it is quite greater than lambda। तो ऐसा होता ही है प्रैक्टिकली, आपने देखा होगा जितने भी सवाल आप कर रहे हो, तो कैपिटल डी कहीं सेंटीमीटर में आ रहा है तो स्मॉल डी मिलीमीटर में आ रहा है, तो ऐसा होता ही है, और लैम्डा नैनोमीटर में आ रहा है। मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, वही है। इफ द फ्रिंज विड्थ इज बीटा, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन ईदर साइड। ओके, तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा से एक पॉइंट लोकेट करना है, और स्क्रीन पर हम सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या लेते हैं? तो हम उसको y लेते हैं, तो हमें y की वैल्यू बतानी है, और y की कौन सी वैल्यू बतानी है? एक ऐसे पॉइंट को हम लोकेट करना चाहते हैं जहां पर जो नेट इंटेंसिटी आई है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी आई है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी आई है। तो मैंने आज ही शायद आज नहीं तो इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये सवाल करवाया होगा कि स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 4i। तो 4i/2 मतलब 2i, तो उसको एक ऐसी जगह लोकेट करवा रहा है वो जिस जगह नेट इंटेंसिटी 2i है। तो बच्चों नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 cos phi। तो अगर नेट इंटेंसिटी 2i है, i प्लस i इज 2i, तो प्लस 2i cos phi। नेट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है देखिए आप, 2i, एंड दिस इज i प्लस 2i cos phi। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू 2i 1 प्लस cos phi। बच्चों 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos phi, मतलब cos phi इज इक्वल टू 0, और 0 cos 90 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं 0 किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की, मतलब फाई जो है वो 90 आ गया, फाई 90 आ गया। तो अगर फाई 90 आ गया बच्चों, तो फेज डिफरेंस अगर 90 आ गया, तो फेज डिफरेंस होता क्या है? फेज डिफरेंस होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और वो पाई/2 आ गया, तो पाई से आपने पाई को कैंसिल कर दिया। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई λ/4, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई λ/4, ठीक है जी। और YDSC में डेल्टा एक्स होता क्या है? पाथ डिफरेंस होता क्या है? YD/D, और उसकी वैल्यू λ/4 आ गई। तो y इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 4d, y इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 4d। बच्चों ये जो डी लैम्डा अपॉन डी है इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं ना, मतलब बीटा/4 आंसर आया है। इसका आंसर आया है बीटा/4। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Two coherent point sources S1 and S2 are separated by a small distance d. The fringes obtained on the screen will be। बच्चों थोड़ा सा 3D सिचुएशन है, आई डोंट नो कि तुम इसको समझ पाओगे कि नहीं। ये S1 है और ये S2 है और ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन एक लाइन नहीं है बेटा, ये ऐसे समझिए कि आप जैसे बैठे हैं तो आपके सामने ये दो सोर्स हैं लाइट के, और ये बराबर में कोई दीवार है। आप एक रूम में बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके राइट साइड में एक दीवार है। तो आप देखिए कि इस दीवार पे क्या होगा कि ऐसे कई पॉइंट होंगे। एक पॉइंट जैसे ये है, जैसे ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस आया है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही, इतना ही पाथ डिफरेंस देखो ये इस पॉइंट पर भी आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, है ना। और 3D में अगर हम सोचें तो ओनली ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे भी दीवार पे ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दीवार पे एक से ज्यादा ऐसी लोकेशन होंगी जिन लोकेशन पे एक जैसा पाथ डिफरेंस आ रहा होगा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस डार्क को सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे डार्क बन जाएगा, और अगर ब्राइट को सपोर्ट कर रहा है तो ब्राइट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखें तो जितना पाथ डिफरेंस इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इन दोनों सोर्स से आने वाली वेव का पाथ डिफरेंस होगा। तो जैसी भी यहाँ पर बन रही है फ्रिंज, अगर ये पॉइंट ब्राइट है तो ये भी ब्राइट होगा, डार्क है तो ये भी ब्राइट होगा। इसीलिए बच्चों इस दीवार पे, इस स्क्रीन पे क्या बन जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। अगर पूरा बोलूं, यहाँ तो ओनली कॉन्सेंट्रिक लिखा है, अगर पूरा बोलूं तो ये होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगले सवाल पे चलते हैं। In Young's double slit experiment, one of the slit is wider than other, so that the amplitude of the light from one slit is double of that from other slit। तो चलिए काम की बातें
इसमें से निकालते जाते हैं अपने लिए। उसने कहा इन YDSC वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर so that the amplitude of light from one slit is double that from the another slit। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक स्लिट से आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड a है तो दूसरी वाली स्लिट से आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड 2a है, ऐसा बोला गया। इफ IM बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो सिंबल मुझे लेना है वो लेना है IM, then the resultant intensity when they interfere at phase difference phi। तो बच्चों जिस जगह मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो होगी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। मतलब आई मैक्सिमम को मैं IM लिख सकता हूँ, और आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या रूट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो रूट I1 की जगह मैं A1 और रूट I2 की जगह मैं A2 लिख सकता हूँ। इसलिए IM की वैल्यू हो जाएगी, A1 है 2A और A2 है A, तो 2A प्लस A इज 3A, और 3A का स्क्वायर कर देंगे तो 9A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये IM की वैल्यू आ गई है 9A स्क्वायर। अब उसने कहा कि एक ऐसे पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी बता दीजिए जहाँ पे फेज डिफरेंस फाई है, तो हम कहेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 कॉस फाई। तो I1 की जगह अगर हम प्रोपोर्शनली लिखें तो I1 की जगह हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू KA स्क्वायर, जहाँ K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2, तो रूट I1 की जगह लिख देंगे, रूट I1 की जगह ओनली A आएगा, मतलब यहाँ पे A1 आएगा, तो 2K A1 A2 cos फाई। समझे? बात समझ में आई? तो ये है आपकी नेट इंटेंसिटी। तो नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू K को तो ले लो कॉमन, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। वैल्यू पुट कर देते हैं, A1 की जगह लिख दिया 2A तो बना 4A स्क्वायर, A2 की जगह लिख दिया A तो A स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, तो 2 इंटू 2A इंटू A दैट विल बी 4A स्क्वायर, और आगे cos फाई। तो नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू K, और आप देख सकते हैं कि अंदर 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 5A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस cos फाई बचा। समझे क्या किया? 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज 5A स्क्वायर, तो 5A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर cos फाई, तो 5 प्लस 4 cos फाई बचा, और KA स्क्वायर की जगह मैं I लिख सकता हूँ। तो जो आपकी नेट इंटेंसिटी आ गई वो आ गई I। अच्छा, KA स्क्वायर की जगह देखिए I लिख सकता हूँ ना, ये इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे KA स्क्वायर की जगह लिख दिया है I, और दिस इज 5 प्लस 4 cos फाई, 5 प्लस 4 cos फाई, ये आपकी नेट इंटेंसिटी की वैल्यू आई। अगले स्टेप को, तो बेसिकली I इज इक्वल टू KA स्क्वायर होता है, मतलब I बाई K जो है वो A स्क्वायर होता है, और अंडर रूट I अपॉन अंडर रूट के A होता है। तो इसीलिए बच्चों, तो जहाँ A स्क्वायर है, जहाँ A स्क्वायर है उसकी जगह I बाई K भी लिखा जा सकता है। समझे? तो इसीलिए ये जो आपकी A स्क्वायर की वैल्यू I बाई K है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक K प्रेजेंट था, यहाँ पर भी एक K प्रेजेंट था, ये K इंटू 9A स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट K है। जब आप रूट I1 को रिप्लेस करोगे तो रूट I को आप रूट K इंटू A लिखोगे।
रूट आई को आप रूट के इंटू ए लिखोगे। इसीलिए जब आपका यहाँ पर भी एक रूट के रहा होगा, यहाँ पर भी एक रूट के रहा होगा, रूट के कॉमन आके बाहर आया होगा, तो वो वाला के है। तो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, फिर ये के ए स्क्वायर को मैं लिख दूँ आई मैक्सिमम अपॉन 9। इसीलिए इस इक्वेशन में देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ, जहाँ पे के ए स्क्वायर लिखा हुआ है उसको मैंने आई मैक्सिमम अपॉन 9 लिख दिया। तो आई नेट इज इक्वल टू, देखिए आई मैक्सिमम अपॉन 9 इंटू ये लिखा हुआ है 5 + 4 कॉस 5, 5 + 4 कॉस 5। एक काम करते हैं, इसको 5 को लिख देते हैं 1 + 4 + 4 कॉस 5। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा अपना ऑप्शन मैच करने के लिए। आंसर तो आ चुका है लेकिन आपको ऑप्शन मैच करना है, इसलिए तो 1 + 4 कॉमन लिया तो बन गया 1 + कॉस 5। थोड़ा सा बच्चों स्पेस मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं कुछ ना कुछ रब कर लेता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो यहाँ से रब कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा पेपर में डिफरेंस कई बार इसलिए आ जाता है, ये फ़र्क है जेई मेंस और नीट का। ये आपसे कैलकुलेशन में मेहनत करा लेते हैं कई बार ज़्यादा। कॉन्सेप्ट के लेवल पे तो दोनों एग्ज़ाम एक जैसे ही हैं। तो नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 9, 1 + 4 और आगे लिखा है 1 + कॉस 5। तो आप जानते हैं कि 1 + कॉस 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 5/2, 2 कॉस स्क्वायर 5/2। इसलिए नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 9, 1 + 8 कॉस स्क्वायर 5/2। आई मैक्स अपॉन 9, 1 + 8 कॉस स्क्वायर 5/2। तो इसका सही आंसर जाएगा बच्चों सी। बढ़िया सवाल है ना। तो बढ़िया सवाल इसलिए क्योंकि देखो कैलकुलेशन में इन्होंने थोड़ी सी मेहनत आपसे करा ली, और ये दोनों एंट्रेंस का फर्क भी है। क्वेश्चन नंबर 29, अ मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ तो हो गई 590 नैनोमीटर और दूसरी वेवलेंथ एक अननोन वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। एलिमिनेट्स YDSC एंड गिव राइज टू टू ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो ऑब्वियसली भाई एक ने अपना पैटर्न बनाया और दूसरे ने अपना पैटर्न बनाया, तो वो ओवरलैप तो करेगा ही। ओके, द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ लाइट्स कोइंसाइड। दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट थर्ड ब्राइट ऑफ नॉन लाइट, तीसरी ब्राइट, ब्राइट कहाँ बनती है, कहाँ पे बनती है, y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी पे बनती है। तो उसने कहा थर्ड ब्राइट, तो एन की जगह 3। थर्ड ब्राइट किसकी, नॉन लाइट, और नॉन लाइट कौन सी है 590 नैनोमीटर। तो यहाँ एन की जगह 3, डी की जगह डी, लैम्डा की जगह 590 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो उसने कहा थर्ड ब्राइट ऑफ नोन लाइट कोइंसाइड विद फोर्थ ब्राइट ऑफ अननोन। तो अननोन की फोर्थ ब्राइट, तो एन की वैल्यू 4, डी लैम्डा अपॉन डी से कोइंसाइड कर रही है। तो वेवलेंथ ऑफ अननोन लाइट इज, तो इसको इक्वेट कर दीजिए बच्चों, इसको इक्वेट कर दीजिए तो आप देखेंगे डी अपॉन डी से डी अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा। 3 × 590 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 हमारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत लिखे हैं, तो ये हमारी तरफ से टाइपिंग एरर है। इसका सही आंसर मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 3 × 590/4, मतलब 442.5 × 10⁻⁹, जिसको मैं नैनोमीटर कह सकता हूँ। अगला सवाल, in a Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is λ/6। तो बच्चों पाथ डिफरेंस λ/6 है। तो वो कह रहा है कि इस जगह इन अ YDSC द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज दिस। तो इस जगह इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। इफ आई नॉट डेनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो जो आई नॉट है
वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब 4i को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको I अपॉन आई नॉट बताना है, तो आई नेट का सिंबल उसने I यूज कर लिया है और आपसे पूछ रहा है I अपॉन आई नॉट। तो बच्चों अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, लैम्डा से लैम्डा गया तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन 6 मतलब पाई बाई 3 और पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी? नेट इंटेंसिटी होगी बच्चों इस जगह आई नेट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूड आई टू कॉस 60 1/2 होता है, तो आप देखिए 3i आ गया है। कितना आ गया है? 3i। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो इंटेंसिटी आई है वो 3i आई है, जबकि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i होती है। तो 3i और 4i का रेशो हो गया 3:4, इसलिए इस सवाल का सही आंसर होगा बच्चों ए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट uses a monochromatic source, the shape of the interference fringes formed on a screen। देखो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी किसी सवाल को सॉल्व करते हुए बोला होगा। इस बात को याद रखना कि जिस प्लेन में स्लिट्स हैं, अगर उसी प्लेन में स्क्रीन है, स्लिट्स एंड स्क्रीन इन सेम प्लेन, स्लिट्स एंड स्क्रीन इन सेम प्लेन या स्लिट्स एंड स्क्रीन पैरेलल हैं, तो बनता है केस 1। और दूसरा, जिस प्लेन में स्लिट्स हैं और जिस प्लेन में स्क्रीन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, मतलब स्लिट्स का जो प्लेन है और स्क्रीन का जो प्लेन है वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो शेप आएगी फ्रिंजेस की वो आएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मुझे कुछ याद आ रहा है जैसे मैंने सवाल करवा दिया हो पहले, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इस केस में फिर देखो दो केस बनते हैं, अगर केस 1 में भी दो केस बनते हैं, स्लिट्स और स्क्रीन अगर सेम प्लेन में है तो अगर स्लिट्स बोला हो तो अलग आंसर है और होल्स बोला हो तो अलग आंसर है। होल्स बोला हो तो हाइपरबोला लगाना आंसर, हाइपरबोला, और स्लिट्स बोला हो तो स्ट्रेट लाइन लगाना। ठीक है जी, किसका आंसर? शेप का। किसकी शेप? फ्रिंजेस की शेप। तो स्लिट्स और स्क्रीन सेम प्लेन में अगर हो तो स्लिट बोला हो तो स्ट्रेट लाइन, होल बोला हो तो हाइपरबोला, ऑब्वियसली मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए। और अगर शेप ऑफ फ्रिंजेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको चाहिए तो ऐसे केस में स्लिट और स्क्रीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होने चाहिए। जैसे कि जो सवाल अभी आपके सामने है, देखें उसमें क्या बोल रखा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट uses a monochromatic source, the shape of the interference fringes formed on the screen। तो देखिए क्या इसमें कहीं बोला है कि स्क्रीन परपेंडिकुलर रखी है? नहीं ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा कि सेम प्लेन में रखी है। और क्या इसमें कहीं होल वर्ड यूज हुआ? नहीं, इसमें स्लिट वर्ड ही यूज हुआ है, कहीं होल वगैरह नहीं बोल रखा है, इसलिए मैं इस सवाल का आंसर टिक करूंगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हाइपरबोला तब टिक करना होता है भाई जब होल बोल रखा हो, प्लीज रिमेंबर दैट। अगला सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या गिवन है कि जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है वो डबल ऑफ वेवलेंथ है, ये गिवन है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपको चाहिए जब डी की वैल्यू 2 लैम्डा हो। तो बच्चों मैक्सिमा कब मिलता है? क्या कॉन्सेप्ट है? मैक्सिमा तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डी साइन थीटा, और यही आगे जाके वाई डी बाई डी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। खैर यहाँ तो डी साइन थीटा मेरे काम का है, डी साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, वाई डी बाई डी भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो n की जो वैल्यू आ जाती है वो है d साइन थीटा अपॉन लैम्डा, n की वैल्यू। अच्छा ये दे रखा था कि जो d है उसको आप 2 लैम्डा पुट कर सकते हो, तो n इज इक्वल टू डी की जगह 2 लैम्डा लिख दिया, 2 लैम्डा साइन थीटा अपॉन लैम्डा,
लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितने फ्रिंज बना सकते हो, तो बताओ ज़्यादा से ज़्यादा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 1, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 2, n की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ सकती है। इसका मतलब n की टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, एक तो 0, एक 1 और एक 2, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो बस n की 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो अगर n की 3 वैल्यू हो सकती हैं तो इन 3 वैल्यूज़ के लिए कितने मैक्सिमम मिलेंगे, देखो n इज इक्वल टू 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, n इज इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, एक ऊपर और एक नीचे, राइट। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 के लिए भी एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल 1 2 3 4 5, मतलब जो फर्स्ट फ्रिंज होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर नीचे है ना, ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर नीचे ऐसे बनती है ना, तो टोटल 5 बनेंगे बेटा, ये बी आंसर हुआ। टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस we require two sources which emit radiation off। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सी बात है कि जो YDSC जब आप पढ़ते हो तो सबसे शुरुआत में ये बोला जाता है कि जो दोनों सोर्स हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो डी इसका सही जवाब, बेसिक सवाल बहुत। In young double-slit experiment, 15 fringes are observed on a small portion of the screen। तो 15 फ्रिंजेस उसमें आ गई, कितनी फ्रिंज आ गई 15। एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, एक फ्रिंज की विड्थ जो है उसको मैं बीटा 1 ले लेता हूँ, तो इतनी फ्रिंजेस बन गई किसी भी एक स्मॉल डिस्टेंस में। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, आगे कह रहा है 10 फ्रिंजेस बनी, 10 फ्रिंजेस बनी उतनी ही डिस्टेंस में, अगर हमने लैम्डा वेवलेंथ यूज की तो लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए कि वो डिस्टेंस डी है और उस डिस्टेंस में पहले 15 फ्रिंज बन गई थी, टोटल 15, तो 15 बीटा 1, और बाद में उसी में मुझे 10 फ्रिंज बनानी है। तो वेवलेंथ बदलने से फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी बच्चों। जब वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा 1 अपॉन डी है, और जब वेवलेंथ लैम्डा 2 है तो फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा 2 अपॉन डी है। तो अगर फ्रिंज की विड्थ बदल गई तो उतनी ही डिस्टेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस अलग अलग होंगी, अलग अलग वेवलेंथ के लिए। तो उतनी ही डिस्टेंस में पहले 15 थी और बाद में 10 है, तो 15 बीटा 1 और 10 बीटा 2 बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही डी डिस्टेंस के बराबर है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि 15 फ्रिंजेस कितनी डिस्टेंस में बनी, डी में, और ये 10 फ्रिंजेस भी किस में बनी, डी डिस्टेंस में ही बनी। इसलिए 15 बीटा 1 और 10 बीटा 2 को इक्वेट कर सकते हैं, या 3 बीटा 1 इज इक्वल टू 2 बीटा 2 लिख सकते हैं। और चलिए बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी लैम्डा अपॉन डी, ऐसे यहाँ डी लैम्डा अपॉन डी, जिससे डी अपॉन डी कैंसिल हो जाता है। लैम्डा 2 आप ढूंढ रहे हैं, तो लैम्डा 2 3 लैम्डा 1 बाई 2 होगा, दैट मीन्स 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 सॉरी लैम्डा 1 500 दे ही रखा था बच्चों। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका आंसर ये 750 नैनोमीटर आ जाता है। ठीक है जी, चलूँ आगे। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a young double slit experiment is performed using monochromatic light of wavelength lambda. The intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units। तो किसी जगह path difference lambda है और वहां पर net intensity की जो वैल्यू है वो k है, ये इन्होंने कहा। आगे कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6। जिस जगह पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 होगा वहां पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू एन के बाई 12 है, और इस एन की वैल्यू आपको बतानी है, एन एक इंटीजर है, तो वैल्यू ऑफ एन आपको बतानी है। और आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल आते ही हैं जेई मेंस में, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते और आपको 0 से 9 के बीच में अपना आंसर लाना होता है और टिक करना होता है। तो चलिए आई नेट के लिए हमें ये कहना चाहिए, देखो अगर पाथ डिफरेंस बच्चों लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई। तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस 5 मतलब कॉस 360 डिग्री, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 2i
पर ये वैल्यू दे कितनी रखी है, k, मतलब 2i इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 1। डन। 2i इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉरी 2i नहीं, 4i। 4i, आप देखो ये cos 360 है ना, तो ये 1 हो गया, तो ये 4i आ गया बेटा। 4i इज इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर 1, या i इज इक्वल टू k बाई 4 हम लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। देन अब सेकंड केस पे आ जाते हैं। डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 6 है, तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, लैम्डा कैंसिल, तो ये पाई बाई 3 आता है। तो बच्चों नेट इंटेंसिटी होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, मतलब cos पाई बाई 3, मतलब cos 60 डिग्री, दिस वन। और ये वैल्यू एन के बाई 12 दे रखी है बच्चों, तो मतलब 3i इज इक्वल टू एन के बाई 12। प्यारे बच्चों i की वैल्यू k बाई 4 जो कि इक्वेशन नंबर 1 से आ गई थी, उसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। तो i की जगह k बाई 4 लिख दिया, इज इक्वल टू एन के बाई 12। k हुआ k से कैंसिल, ये 4 तो ये 3, तो आप देख सकते हैं कि जो n है वो आ गया है 9, तो इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। Visible light of wavelength lambda is 6000 into 10 to the power minus 8 centimeter falls normally on a single slit and produce a diffraction pattern. It is found that the second diffraction minima is at 60 डिग्री। तो बच्चों क्या होता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, ए साइन थीटा, अगर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको डार्क चाहिए तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है एन लैम्डा अपॉन ए, ये आ जाती है। तो उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी, सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा, तो एन की जगह 2 रख दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा अपॉन ए। तो यहाँ पर 60 डिग्री ये एंगल उसने दे रखा है, तो थीटा की जगह 60 लिखा, साइन 60 इज √3/2 विच इज 2, लैम्डा की जगह 6000 इंटू 10⁻⁻8, तो सेंटीमीटर भी है तो उसकी वजह से 10⁻⁻2 भी आ गया, अब ये मीटर में आ गया, डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से हम लोगों ने बच्चों क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने निकाल लिया कि स्लिट का विड्थ क्या है, तो ये स्लिट विड्थ हमारे यहाँ से काम आ जाएगा, ए की वैल्यू। आगे चलते हैं, आगे इसने कहा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इफ द फर्स्ट मिनिमा इज प्रोड्यूस एट θ1 देन θ1, मतलब फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बनेगा, तो a साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अगेन, तो a की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है अभी, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एन की जगह 1 पुट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट मिनिमा चाहिए, और लैम्डा की जगह 6000 इंटू 10⁻⁻8 पुट कर देंगे, और यहाँ से निकाल देंगे साइन थीटा। और देखो जल्दी नहीं करनी चाहिए, देखो कैलकुलेशन में, इसलिए कई बार देखो यहाँ से आसान हो जाती हैं चीज़ें। अब यहीं से मैं इसको लिख सकता था कि ए इज इक्वल टू 4 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻8 -2 -10 और डिवाइडेड बाई √3। तो ए की ये वैल्यू यहाँ पर लाके रिप्लेस कर देते हैं, तो 4 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻8, सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में तो 10⁻⁻10 ही आएगा, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10, ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और साइन थीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई √3/4, 1.732/4 बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो ये 0.4332 ये आपका साइन थीटा आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.43, मतलब लॉजिकली आपको इतना ये कर देना चाहिए। अब ये ट्रेंड नहीं होता कि आपसे एग्जैक्ट पूछें कि एंगल कितना है, मतलब अब ये आपसे आजकल के ट्रेंड के हिसाब से आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपको ये एंगल पता हो। साइन इनवर्स 0.43 आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है। तो इस सवाल का सही आंसर 25 है, लेकिन आप साइन इनवर्स 0.43 पे छोड़ सकते थे।
37 the aperture diameter of a telescope is 5 मीटर। तो आप देखेंगे diameter of a telescope is 5 मीटर, तो D की जगह 5 मीटर। The separation between the moon and the earth is 4 into 10 to the power 5 kilometer with the light of wavelength 5500 angstrom 10 to the power minus 10. The minimum separation between objects on the surface of moon so that they are just resolve is close to। बच्चों, दो ऑब्जेक्ट को कितना पास से पास रख सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को कितना पास से पास रख सकते हैं कि उनको अलग अलग देखा जा सके। ठीक है जी, इसको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। तो वो दोनों कितना एंगल बना रहे होंगे, थीटा पर ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर है उस पर थीटा एंगल बना रहे होंगे दोनों की पोजीशन। और ये थीटा जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये x वही है जो आपसे पूछा गया है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी मल्टीप्लाइड विद डी। मतलब ये x वही है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, दिस इज x बेसिकली। और यहाँ दिस इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अर्थ पे है और ये दोनों ऑब्जेक्ट मून पर रखे हैं। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस बताई गई है स्मॉल डी, जो कि 4 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर बताई थी, तो इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये स्मॉल डी की वैल्यू है। और ये वो थीटा है जिस थीटा का फॉर्मूला होगा 1.22 लैम्डा बाई डी। तो बस आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1.22 लैम्डा की जगह आप लिखेंगे 5500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और डी की जगह लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 8, 5 इंटू 3, तो ये 8 हो गया। 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 8, और डिवाइडेड बाय डी विच इज 5 गिवन। तो बच्चों यहाँ से ही आपके x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, 53.68 के आसपास ही आएगी। चलो आगे, 53.68 के आसपास आएगी, तो नियरेस्ट टिक करना है ना, तो नियरेस्ट ये हो जाएगा नियरेस्ट। वैसे एग्जैक्ट मैं अगर बोलूं तो ये कैलकुलेशन आने वाली है 53.68, नियरेस्ट टिक कर दिया हमने। देन क्वेश्चन नंबर 38, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये लीजिए जी, थीटा पूछ रहा है। कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप having a diameter d is equal to 200 centimeter if it has a to detect light of wavelength, लीजिए लैम्डा भी दे रखा है 500 नैनोमीटर। तो मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, दैट्स इट। थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके, तो ये जो है आपका आंसर यहाँ मैच हो जाएगा, जस्ट आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। अगले सवाल पे चलता हूँ बच्चों। ये कह रहा है फिर से कि डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 250 सेंटीमीटर फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये लीजिए 600 नैनोमीटर वेवलेंथ दे रखी है, कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये लीजिए फिर से आपसे वही पूछा गया है, थीटा, थीटा लिखिए चाहे डी थीटा लिखिए। तो आप कह सकते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा और डी आपको दोनों ही दे रखे हैं, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, दोनों वैल्यू आपको दे रखी है। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ जिससे आप मैच कर पाएँ अपनी कैलकुलेशन पूरी करके। ये बेसिकली 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ रहा होगा। इसके क्लोज जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा था। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही ये आ रहे हैं। और इसी तरीके से ये देखो फिर से वही आपको है ना, डायमीटर, लैम्डा एंड एवरीथिंग गिवन सेम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट। ये देखिए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। आई होप आपको पता होगा कि एंगुलर विड्थ कितनी होती है, एंगुलर विड्थ कितनी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये होती है 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए।
और ये कितनी दे रखी है एंगुलर विड्थ, ये आपको दे रखी है 60 डिग्री। तो बच्चों ये 60 डिग्री दे रखी है ना, तो 60 इंटू पाई बाई 180। ओके, अब ये रेडियन में आ गई। और 2 लैम्डा अपॉन ए क्या है स्लिट की विड्थ, और स्लिट की विड्थ दे रखी है 1 माइक्रोमीटर। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा। हमें यहां से ये पता चल गया कि इस लाइट की वेवलेंथ क्या रही होगी, ये यहां से पता चल गया। ओके, तो आगे कह रहा है कि द स्लिट इज इलिमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स इफ अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर इट। तो स्लिट के बराबर में दूसरी स्लिट आ गई, तब तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। जी हाँ, वही कहा इसने आगे। यंग फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आगे उसने एक स्लिट के बराबर में दूसरी स्लिट रख दी, और कैन बी ऑब्जर्व स्क्रीन जो है वो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी फ्रॉम द स्लिट्स। ऑब्जर्व्ड फ्रिंजेस विड्थ 1 सेंटीमीटर, फ्रिंज की जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर दिखी। व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन, तो स्लिट का सेपरेशन पूछ लिया। कई बार लेंदी सा सवाल देख के ना बच्चा छोड़ देता है कि शायद कुछ मुश्किल है, लेकिन देखो आपने वहां से लैम्डा निकाला, और बीटा क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी। बच्चों उसने बीटा दे दिया ना, देखो 1 सेंटीमीटर तो 10⁻², और कैपिटल डी क्या दे दिया 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻²। और देखो लैम्डा तुमने यहाँ से निकाल लिया था, वो लैम्डा यहाँ पर पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय डी। तो देखो तुम्हारा डी हाजिर हो गया। ये डी किस में आएगा, ये डी आएगा मीटर में। किस में आएगा, मीटर में। तो आपको अगर माइक्रोमीटर में टिक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर, ऐसे लिख दो। तो अगर आपको ऑप्शन माइक्रोमीटर में दे रखे हैं तो आप 10⁻6 से मल्टीप्लाई और कर देना, अब ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जिससे कि आप ऑप्शन मैच कर सकें अपनी कैलकुलेशन के बाद। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो 25 माइक्रोमीटर आएगा। बस आपको ये वाली कैलकुलेशन पूरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों, लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर falls normally on a slit of width 20 to 10 to the power minus 5 centimeter. Angular position of second minima from the central maxima. Okay, second minima चाहिए। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे ए साइन थीटा मिनिमा के लिए, ए साइन थीटा सेकेंडरी मिनिमा चाहिए, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सेकेंडरी चाहिए तो एन की जगह 2 लिख दिया, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए। बच्चों 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू भी दे रखी है और ए की वैल्यू भी दे रखी है। पुट करके दिखाऊं क्या, पुट करके दिखाऊं। अब इतने सारे सवाल करते हुए आ गए हो तो मुझे लगता है अब ये तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो लैम्डा दे रखा है 550 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹। बस यूनिट का ध्यान रखना। तो मैं सब कुछ मीटर में कर लेता हूँ, ये मेरी आदत है, और लास्ट में सुटेबल फॉर्म में आंसर छोड़ देता हूँ। 22 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 10⁻²। तो अब ये सिंपल यहाँ से जो कैलकुलेट होके आ रहा है, ये आपका ये साइन थीटा की वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होके, आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ रही है। और अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आती है तो यही आपके थीटा की भी वैल्यू होगी। बोलो बात समझ में आ गई। मैंने कहा अगर ये बहुत छोटी आ रही है, लेकिन अगर ये छोटी नहीं आ रही तो नहीं, तो पहले चेक करके देख लेना। जैसे अगर हम देखें तो ये 2 और ये 22, तो ये हो गया 11, तो फिर ये आ गया 50। सही है क्या, 50। देखो नीचे है 10⁻⁵, 10⁻², 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 ऊपर 10⁻⁹ था, तो 10⁻⁻2 बचा। तो बच्चों ये तो 0.5 आ रहा है, 0.5 तो 1/2 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, है ना। तो ये छोटी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की भाई, और साइन 30 की होती है तो थीटा आ गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम कह सकते हैं π/6 रेडियन। π/6 रेडियन है क्या, π/6 रेडियन, जी हाँ, सी है इसका सही जवाब। चलें आगे, पढ़िए बेटा क्या है सवाल नंबर 43। A single slit
A single slit of width b is illuminated by a coherent monochromatic light of wavelength lambda. If the second and fourth minima, second minima कहाँ बनेगा? तो sin theta 1 is equal to, तो sin theta a sin theta is equal to n lambda, तो sin theta is n lambda by a, n lambda by a यहाँ पे बनेगा सेकेंड मिनिमा। और फोर्थ कहाँ बनेगा? फोर्थ कहाँ बनेगा? फोर्थ बनेगा 4 लैम्डा अपॉन ए पे, यहाँ पे बनेगा। तो वो कह रहा है द सेकेंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न आर एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट आर एट 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये स्क्रीन कहाँ पे रखी है? 1 मीटर पे रखी है। तो आप जानते हैं ये होता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये जो वैल्यू है डी की, इसको उन्होंने 1 मीटर दे दिया, और इस जगह ये आपका 30 सेंटीमीटर पे पहला डार्क है, और सॉरी 3 सेंटीमीटर पे और 6 सेंटीमीटर पे आपका दूसरा डार्क है। तो बच्चों जब आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हो तो आप जानते हो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। और इसकी जगह आप ये भी लिख देते हो कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया है एन लैम्डा अपॉन ए, तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वाई अपॉन कैपिटल डी विच इज एन लैम्डा बाई ए। तो वाई की वैल्यू आ जाती है एन डी लैम्डा अपॉन ए, वाई की वैल्यू क्या आ जाती है? एन डी लैम्डा अपॉन ए, ये वाई की वैल्यू आ जाती है। तो उसने सीधा सीधा वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी, इसीलिए मैं कहूंगा कि डार्क कहाँ बनते हैं? पोजीशन ऑफ डार्क, डार्क कहाँ बनते हैं? तो डार्क बनते हैं y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन ए पर, यहाँ बनते हैं। तो उसने कहा कि जो सेकंड डार्क बना, तो सेकंड डार्क वो कहाँ पर बना? n की जगह 2 लिख दिया, d और लैम्डा अपॉन a, और ये कितने पे बना? ये बना 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2, इक्वेशन नंबर 1। और जो फोर्थ डार्क बना मतलब 4d लैम्डा अपॉन a, वो बना बच्चों 6 सेंटीमीटर पे, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहा है। और बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है? एंगुलर विड्थ नहीं, यूनिट देखो ऑप्शंस में सेंटीमीटर में दे रखी है, एंगुलर नहीं लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बोलो कितनी होती है? ये होती है 2d लैम्डा अपॉन ए। कितनी होती है? 2d लैम्डा अपॉन ए। देखो कैसे, ये देखो ना आप, इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट होता है। तो किस जगह पहला डार्क बनता है? तो पहला डार्क बनता है कहाँ पे? पहला डार्क बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए पे। तो इतना ही एंगल ऊपर और इतना ही एंगल नीचे, तो 2 लैम्डा अपॉन ए, ये हमारी क्या आ जाती है? एंगुलर विड्थ। और साइन थीटा की हम जगह क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन कैपिटल डी विच इज लैम्डा अपॉन ए, तो वाई की जगह आ जाता है डी लैम्डा अपॉन ए, वाई की जगह। और आपकी पूरी सेंट्रल जो फ्रिंज बन रही होगी उसकी लीनियर विड्थ पूछ रहा है, तो वो इसकी क्या होगी? डबल, क्योंकि वाई ऊपर और वाई नीचे, इसलिए 2d लैम्डा अपॉन ए। और देखो ना 2d लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू तो सीधी सीधी उसने खुद ही दे रखी है, कितनी? 3 इंटू 10⁻²। तो इसलिए जो मेरा आंसर होगा वो होगा 3 इंटू 10⁻², मतलब 3 सेंटीमीटर। ये होगा मेरा सही जवाब 43 का। A single slit of width 0.1 millimeter, A की वैल्यू 0.1 millimeter is illuminated by a parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom, 10 to the power -10, and diffraction bands are observed on a screen 0.5 meter from the slit. The distance of third dark फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इज, यूनिट देखो, यूनिट क्या है? मिलीमीटर 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 मिलीमीटर, लेंथ वाली यूनिट है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एंगुलर पोजीशन नहीं पूछ रहा, सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन पूछ रहा है। तो कितनी बार ये हो चुका ना कि डिफ्रैक्शन में ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर्मूला लगता है ना, जब आपको डार्क चाहिए होता है।
और वो डार्क ही पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगता है। और यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए। कितनी बार मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो साइन थीटा की जगह आप वाई अपॉन डी लिख सकते हैं, विच इज एन लैम्डा अपॉन ए। तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन ए। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है? उसने कहा उसको थर्ड डार्क चाहिए, तो एन की जगह 3 लिख दो। कैपिटल डी कितना है 0.5, लैम्डा कितना है 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय ए, और ए की वैल्यू कितनी है 0.1 मिलीमीटर। तो ये देखिए आपका वाई यहाँ से मीटर में हाजिर हो जाएगा, दिस वन, ये मीटर में। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आपका आंसर आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके वो आंसर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन मैच हो जाए, उसके लिए मैंने आंसर टिक कर दिया है। चलें आगे। द बॉक्स ऑफ अ पिन होल कैमरा of length L has a hole of radius A। तो ये ऐसे समझिए आप कि एक कैमरा है और उसमें ये होल है, और होल का रेडियस दे रखा है बच्चों, डायमीटर नहीं, रेडियस। ये कुछ डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस पर ये कोई स्क्रीन होगी ऐसे सीधी। बॉक्स ऑफ अ पिन होल कैमरा ऑफ लेंथ एल, और जो पूरा बॉक्स है वो एल लेंथ का है, मतलब स्क्रीन और होल के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है। बॉक्स ऑफ अ पिन होल कैमरा ऑफ लेंथ एल हैज़ अ होल ऑफ रेडियस ए, और सिर्फ रेडियस जो है वो ए है, मतलब पूरी स्लिट विड्थ नहीं, पूरी स्लिट विड्थ मतलब 2a हो गई है ना। तो दिस इज ए, आधा, जो आधा है वो ए हो गया। आगे लिखा है बच्चों कि it is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength lambda, तो इस तरह से यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आती है, द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट, और ये कहाँ पर स्पॉट ऑब्जर्व किया गया उसके लिए लिखा है ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द कैमरा। कैमरा के अपोजिट वॉल पे इसका जो यहाँ से हमने लाइट भेजी है, इस लाइट को सामने वाली दीवार पे मतलब स्क्रीन पे देखा गया। तो उसने कहा द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट, की स्पॉट कितना फैला हुआ था, इज द सम ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड द स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन। सो ज्योमेट्रिकल स्प्रेड का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे ये लाइट है, लाइट इस छोटे से होल से एंटर कर रही है, तो लॉजिकली तो स्क्रीन का सिर्फ इतना हिस्सा ही ब्राइट होना चाहिए था, सिर्फ इतना हिस्सा, लॉजिकली इतना हिस्सा ही इसका ब्राइट होना चाहिए था। लेकिन उसने कहा कि जो दीवार पर स्क्रीन पर जो स्पॉट बना वो सिर्फ इतना ही नहीं बना, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा बना। तो मान लीजिए कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई भी एक टर्म ले लीजिए, डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसको, स्प्रेड को, स्प्रेड ऑफ द स्पॉट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलो डी के लिए, क्योंकि आप जानते हो डी होता क्या है, फिर आप सोचोगे स्टेट्स के बीच का सेपरेशन होता है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो कुछ और ले लेता हूँ मैं इसको। किसी भी चीज़ से, लेट से एल्फा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एल्फा, एल्फा से। तो उसने कहा लैम्डा इज द स्प्रेड, सॉरी उसने कहा द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट इज द सम ऑफ, वो सम है, किस किस का सम है, ज्योमेट्रिकल स्प्रेड का। देखो ज्योमेट्रिकल स्प्रेड तो ये है कि अगर ये ए है तो फिर इसको भी ए ही होना चाहिए था। तो उसने कहा द स्प्रेड ऑफ द स्पॉट इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल स्प्रेड एंड स्प्रेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन की वजह से जो स्प्रेड होता है, तो आप जानते हैं कि उसकी वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा से हम डिस्टेंस ले रहे होते हैं उसका सिंबल हम वाई लिख रहे होते हैं। तो उसने कहा कि जो स्पॉट बनेगा उसका जो साइज है वो ज्योमेट्री की वजह से जो साइज आना चाहिए था, जितने हिस्से में रोशनी होनी चाहिए थी उससे कुछ ज़्यादा है। और वो ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला आ रहा है वो उसमें अगर जोड़ दिया जाए तब ये अल्फा बनेगा, ऐसा इस सवाल की लैंग्वेज में कहा गया है। और वाई क्या होता है, वाई तो आप जानते ही हैं। तो वाई को हम क्या लिखते हैं, वाई होता है हमारा डी लैम्डा अपॉन ए।
है ना, डी लैम्डा अपॉन ए। तो अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस डी की जगह एल दे रखा है इन्होंने, डी की जगह एल दे रखा है, तो ये हमारा अल्फा मतलब जो स्पॉट है उसका स्प्रेड इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ें तो उसने आगे कहा है कि द स्पॉट वुड हैव इट्स मिनिमम साइज से बी मिनिमम। अच्छा, मतलब जिसको मैं अल्फा कह रहा हूँ उसको बी कह के चल रहा है, मतलब वो बी मिनिमम पूछ रहा है, लाइक मैं अल्फा मिनिमम निकाल दूं तो वही आंसर होगा। तो वो कह रहा है इस अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। तो बच्चों अगर मैं इस अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालूं तो मुझे चाहिए थोड़ी सी जगह, और उसके लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो आप लोग जानते हैं ना, इंजीनियर्स बनना है ना आपको, तो आप कहेंगे कि फॉर एनीथिंग टू बी मैक्सिमा और मिनिमा इट्स डेरिवेटिव शुड बी जीरो। तो डी अल्फा अपॉन डी ए को जीरो पुट कर दो। अल्फा को मिनिमम प्रूव करना है ना, तो डी अल्फा अपॉन डी ए को जीरो प्रूव कर दो। मतलब डी अपॉन डी ए को अल्फा की जगह ए प्लस एल अल्फा अपॉन ए, दैट मीन्स ए टू द पावर माइनस वन, और इसको जीरो। तो डी अपॉन डी ए ऑफ ए कितना होगा, डी अपॉन डी ए ऑफ ए कितना होगा बच्चों, वन होगा। चलो आगे, प्लस एल एल्फा, डी अपॉन डी ए जब इसका करोगे तो आएगा माइनस वन ए टू द पावर माइनस टू, एंड दैट शुड बी जीरो। मतलब हम कह सकते हैं कि वन माइनस एल एल्फा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या इसे कह सकते हैं वन इज इक्वल टू एल एल्फा अपॉन ए स्क्वायर, या एल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एल, एल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एल। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो किसकी वैल्यू आई ये, उसने हमसे कहा, अच्छा उसको तो साइज चाहिए, उसको तो बी मिनिमम चाहिए, बी मिनिमम। तो बी मिनिमम कितना होगा, तो यहाँ से हमने बच्चों क्या किया, डी अपॉन डी ए को जीरो पुट कर लिया। तो वन प्लस एल एल्फा माइनस वन ए टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक छोटी सी गलती मेरे से हुई, और वो गलती ये हुई बच्चों कि ये ना लैम्डा है, लैम्डा। और जब मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा था, ए प्लस एल एल्फा ए टू द पावर माइनस वन लिख दिया मैंने, अल्फा नहीं है लैम्डा है, लैम्डा। करेक्शन कर देते हैं, तो दिस इज लैम्डा, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई लैम्डा एल, और ए आ गया अंडरवुड लैम्डा एल, ए आ गया अंडरवुड लैम्डा एल। क्या ऐसा कहीं है, देख रहे हो कितना शातिर है ये एग्जामिनर, इसने ऐसे दो ऑप्शन रखे हैं, मतलब तुमसे और मेहनत करवाएगा ये। ए इज इक्वल टू अंडरवुड लैम्डा एल कहाँ कहाँ पर है, एक तो बी ऑप्शन में है ए इज इक्वल टू अंडरवुड लैम्डा एल, और एक सी ऑप्शन में भी है। तो अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो बी की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो बी मिनिमम वो मतलब अल्फा मिनिमम को कह रहा है। तो अगर आपका इतना हो गया हो तो मैं थोड़ी सी जगह खाली कर लूँ, और अब करेंगे क्या, अगर आपको इस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो बी मतलब हमारा अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमने ए प्लस एल लैम्डा अपॉन ए लिखी हुई है। अगर आप अल्फा की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए की वो वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने अभी कैलकुलेट की थी, क्योंकि ए की किस वैल्यू के लिए अल्फा मिनिमम होगा वो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा से देख लिया, वो था अंडरवुड लैम्डा एल। तो यहाँ पर अंडरवुड लैम्डा एल लिख दीजिए, एल लैम्डा अपॉन ए की जगह अंडरवुड लैम्डा एल लिख दीजिए। तो जब हम ये लिखते हैं तो बच्चों अंडरवुड लैम्डा एल प्लस लैम्डा एल अपॉन अंडरवुड लैम्डा एल, तो यहाँ पर भी अंडरवुड लैम्डा एल आ जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ अंडरवुड लैम्डा एल, जिसको आप अंडरवुड में फोर लैम्डा एल भी कह सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि आंसर सी है इस सवाल का। डेफिनेटली ये एक अच्छा सवाल है, और कुछ सवालों को तो देखो ये डिसाइड करना ही चाहिए कि क्या डिफरेंस है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो ऐसे ही कुछ सवाल वो डिफरेंस बताते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 46। Two stars are
10 लाइट ईयर्स अवे। आप लोग जानते हैं ना कि ये जो लाइट ईयर है ये किसकी यूनिट होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है ना। तो बच्चों 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको इस सवाल के लिए नहीं वैसे भी याद होना चाहिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीधा ये पूछा जा सकता है। तो उसने कहा 2 स्टार्स आर 10 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, दे आर सीन टुगेदर। तो ये दो स्टार हैं, एक ये स्टार है और एक ये स्टार है, और ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। और अर्थ से इस स्टार की डिस्टेंस और इस स्टार की डिस्टेंस, जिसको अगर मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो उसने इस कैपिटल आर की वैल्यू दी 10 लाइट ईयर्स, मतलब 10 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर उसने इसकी वैल्यू दी। दे आर सीन थ्रू अ टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव डायमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। The wavelength of light used is 600 nanometer, 610 to the power minus 9 meter. To see the stars just resolved by the telescope, the minimum distance between them should be, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि ये थीटा कैसे निकलता है। तो बहुत सारे हो गए ऐसे सवाल ना। आप जानते हो ना कि इस थीटा को आप कैसे निकालोगे, बोलो जानते हो या नहीं, या इसमें भी मेरी हेल्प की जरूरत है। इसको आप कहोगे 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और इस थीटा को क्या लिख दोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो x अपॉन आर 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और x आपका आ जाएगा 1.22 आर लैम्डा अपॉन डी। देखो सारी वैल्यू दे रखी है ना, देखो r दे रखा है, जी हाँ ये रहा हमारे पास r। लैम्डा दे रखा है, यस वी हैव इट हियर। d दे रखा है, यस d इज इक्वल टू 13 टू 10⁻⁻2, और ये x आपके पास यहाँ से हाजिर हो जाएगा मीटर में। कितने में, मीटर में। लेकिन वो किलोमीटर में पूछ रहा है, तो याद रखना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या 10⁻³ किलोमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। तो जो भी आंसर आया है ना, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लोगे। तो 10⁸ का मल्टीपल ही आएगा, ए इसका सही आंसर होगा बच्चों।